नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक ऑन ऑर्बिट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जिसका बचपन डर, गरीबी और हिंसा के बीच गुजरा, लेकिन आगे चलकर वही इंसान दुनिया के सबसे खौफनाक तानाशाहों में से एक बन गया। सोचो, एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना कोई पावर थी ना कोई पहचान, कैसे वह धीरे धीरे इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरी दुनिया उसके नाम से डरने लगती है। ये कहानी है सद्दाम की, लेकिन सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज की कहानी। एक तरफ उसका स्ट्रगल और राइजर, और दूसरी तरफ ग्लोबल पॉलिटिक्स का ऐसा खेल जहां बड़े बड़े देश अपने फायदे के लिए पूरी कहानी को मोड़ देते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम जानेंगे कैसे एक आम लड़का बना एक रूथलेस रूलर, और कैसे उसकी कहानी ने इराक को हमेशा के लिए बदल दिया। इराक का इतिहास हमेशा से ही खून खराबे और बाहरी हमलों से भरा रहा है। सदियों तक इस जमीन पर मंगोलों और ऑटोमन तुर्कों ने राज किया। इन साम्राज्यों ने कभी भी यहां के लोगों को चैन से जीने नहीं दिया। इनका राज करने का तरीका बेहद ब्रूटल था, जहां छोटी सी बगावत पर भी पूरे के पूरे गांव जला दिए जाते थे। इस हिंसक इतिहास ने इराक के लोगों के डीएनए में एक अजीब सा डर और शक पैदा कर दिया था। जब पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने यहां अपना कंट्रोल जमाया, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का पूरा फायदा उठाया। अंग्रेजों ने तीन अलग अलग प्रोविंसेस, बगदाद, बसरा और मोसुल को जबरदस्ती जोड़कर एक नया देश इराक बना दिया। इन तीन हिस्सों में अलग अलग सोच वाले लोग रहते थे, शिया, सुन्नी और कुर्द, जिनका आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं था। अंग्रेजों ने आबादी में सबसे कम होने के बावजूद सुन्नी मुसलमानों को देश की सारी पावर और बड़ी पोस्ट दे दी। उन्होंने मेजॉरिटी शियाओं और नॉर्दर्न इलाके के कुर्दों को पूरी तरह दबा कर रखा। इस एक फैसले ने इराक में आने वाले 100 सालों के लिए आपसी नफरत और धार्मिक झगड़ों की आग लगा दी, जिसका फायदा आगे चलकर सद्दाम ने उठाया। सद्दाम का जन्म 1937 में तिक्रित के पास अल अफजा नाम के एक बेहद गरीब और धूल भरे गांव में हुआ था। उसका बचपन इतना दर्दनाक था कि उसने उसे अंदर से पत्थर बना दिया। पैदा होने से पहले ही उसके पिता गायब हो गए थे या उनकी मौत हो चुकी थी। उसकी मां सुबह इस सदमे में थी, और उसने दूसरी शादी एक ऐसे आदमी से की जिसे गांव वाले हसन द लायर, यानी हसन झूठा कहते थे। हसन एक जालिम सौतेला पिता था। वह सद्दाम से भेड़ बकरियां चरवाता, उससे मुर्गियां और अंडे चुरावाता, और जरा सी गलती पर उसे तारकोल वाले डंडे से बुरी तरह पीटता था। बिना बाप का होने की वजह से गांव के दूसरे बच्चे भी उस पर हंसते थे और उसे ताने मारते थे। इस सब से बचने के लिए सद्दाम हमेशा अपने पास एक लोहे की रॉड या छोटा चाकू रखने लगा था। यहीं से उसके अंदर डर के जरिए दूसरों को कंट्रोल करने की साइकोलॉजिकल नीड पैदा हुई। जब अत्याचार बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो सद्दाम वहां से भागकर अपने मामा खैरुल्लाह तुल्फा के पास बगदाद चला गया। खैरुल्लाह एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाला था। खैरुल्लाह ने ही सद्दाम के कच्चे दिमाग में जहर भरा। उन्होंने उसे सिखाया कि पावर ही सब कुछ है, और वेस्टर्न देशों ने अरब लोगों को बर्बाद किया है। सद्दाम एक आर्मी ऑफिसर बनकर पावर चाहता था, लेकिन मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम फेल होने की वजह से उसका ईगो बुरी तरह हर्ट हुआ, जिसने उसमें एक लाइफ लॉन्ग हीन भावना डाल दी। पढ़ाई लिखाई में आगे न बढ़ पाने के कारण सद्दाम बगदाद की सड़कों पर एक स्ट्रीट ठग बन गया। उस वक्त की पॉलिटिक्स बड़ी अनस्टेबल थी, और हर छोटी पार्टी को अपने विरोधियों को डराने के लिए मसल पावर की जरूरत होती थी। सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। वह स्ट्रीट फाइट्स करता, विरोधियों को धमकाता, और हमेशा अपनी जैकेट में एक गन रखता था। 1959 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। बाथ पार्टी ने तय किया कि वह इराक के तत्कालीन लीडर जनरल कासिम का मर्डर करेंगे। सद्दाम को इस हत्यारे दस्ते में एक गनमैन के तौर पर चुना गया।
अल रशीद स्ट्रीट पर जब कासिम की गाड़ी आई तो इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन प्लान फेल हो गया। कासिम बच गए और आपस की क्रॉस फायर में सद्दाम के पैर में गोली लग गई। जख्मी हालत में सद्दाम किसी तरह भेष बदलकर और रेगिस्तान क्रॉस करके सीरिया भाग गया और वहां से इजिप्ट चला गया। काहिरा में निर्वासन के दौरान उसकी लाइफ ने एक अजीब मोड़ लिया। वहां वो पढ़ाई करने गया था, पर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी सीआईए के संपर्क में आ गया। सीआईए को भी जनरल कासिम पसंद नहीं थे, क्योंकि वह सोवियत यूनियन के करीब थे। इसलिए सीआईए ने इनडायरेक्टली सद्दाम और बाथ पार्टी की मदद करना शुरू कर दिया। 1963 में आई एक छोटी सी सरकार के गिरने के बाद असली गेम 1968 में शुरू हुआ। बाथ पार्टी ने एक ब्लडलेस कू यानी बिना खून बहाए तख्ता पलट किया और इराक की पावर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। जनरल अहमद हसन अल बकर देश के प्रेसिडेंट बने। बकर उम्र में बड़े थे और सद्दाम के रिश्तेदार थे, लेकिन बकर सिर्फ एक चेहरा थे। असली कंट्रोल 31 साल के जवान सद्दाम ने बैकग्राउंड से अपने हाथ में रख लिया था। सद्दाम ने सबसे पहले देश के सिक्योरिटी अपरेटस, पुलिस और खुफिया एजेंसी को अपने अंडर किया। उसने सोवियत यूनियन के क्रूर तानाशाह जोसेफ स्टालिन को अपना रोल मॉडल बना लिया था। स्टालिन की तरह ही सद्दाम ने रात बिरात लोगों को गायब करवाना शुरू किया। जो भी लीडर उसके खिलाफ थोड़ा भी बोलता, उसे झूठे चार्जेस जैसे इजराइल या सीआईए का एजेंट होने में फंसाकर टॉर्चर किया जाता। धीरे धीरे सद्दाम ने बाथ पार्टी की हर इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपने गांव तिकरित के लोगों और अपने दोस्तों को बिठा दिया। उसे सिर्फ वफादारी चाहिए थी, टैलेंट नहीं। जनता के बीच उसने अपनी इमेज मिस्टर डिप्टी की बनाई, जो दिन रात देश के लिए काम करता है। पर असल में वो हर उस शख्स को एलिमिनेट कर रहा था जो आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकता था। 1970 का दशक इराक के लिए किसी सपने जैसा था। सद्दाम ने एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप लिया। उसने विदेशी तेल कंपनियों को देश से बाहर निकालकर इराक के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1973 के ऑनिल क्राइसिस के बाद जब ग्लोबल ऑनिल प्राइसेस आसमान छूने लगे, तो इराक के पास बेशुमार पैसा आने लगा। सद्दाम ने इस पैसे का इस्तेमाल इराक को आधुनिक बनाने में किया। उसने पूरे देश में नए हॉस्पिटल्स, हाईवेज और स्कूल्स की लाइन लगा दी। एजुकेशन और हेल्थ केयर सबके लिए फ्री कर दिया गया। औरतों को काम करने और पढ़ने की आजादी दी गई। इराक उस वक्त मिडिल ईस्ट का सबसे पढ़ा लिखा और एडवांस्ड देश बन गया था। लोगों को लगने लगा था कि सद्दाम सच में उनकी भलाई चाहता है। यूएन ने भी सद्दाम को उसके साक्षरता अभियानों के लिए अवार्ड दिया। लेकिन इस सुनहरे विकास के पीछे पैलेस ऑफ द एंड जैसे खौफनाक टॉर्चर चैम्बर्स चल रहे थे। सद्दाम एक तरफ स्कूल बना रहा था तो दूसरी तरफ शियाओं और कुर्दों की आवाज को दबा रहा था। जब कुर्दों ने नॉर्थ में अपनी आजादी मांगी तो उसने उनके गांव जला दिए। जब शिया धार्मिक नेताओं ने उसकी तानाशाही का विरोध किया तो उन्हें और उनके परिवारों को किडनैप करके फांसी दे दी गई। ये एक ऐसी सोसाइटी बन गई थी जहां लोगों के पास पैसा तो था, पर बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं थी। सद्दाम का विश्वास था कि एक स्ट्रांग लीडर के पास एक अनस्टॉपेबल आर्मी होनी चाहिए। ऑयल से आने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा उसने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने में लगा दिया। उसने दुनिया भर से सबसे एडवांस्ड हथियार खरीदने शुरू किए। उसका सपना इराक को अरब वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाना था। यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने बहुत बड़ा डबल गेम खेला। पैसों के लालच में इन देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने सद्दाम को फाइटर जेट्स, टैंक्स और रडार सिस्टम भेजे। इन्हें पता था कि सद्दाम इन हथियारों का यूज अपने ही लोगों पर कर सकता है। फिर भी उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। हथियारों की इस अंधी दौड़ में सद्दाम ने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स यानी जहरीली गैस बनाना शुरू कर दिया। वेस्टर्न कंपनियों ने ही उसे केमिकल्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट प्रोवाइड किए। सद्दाम अंदर ही अंदर मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स तैयार कर रहा था
और दुनिया के बड़े देश प्रॉफिट कमाने में मस्त थे। जुलाई 1979 में सद्दाम ने अपना सबसे मास्टर स्ट्रोक खेला। जब उसे लगा कि उसका बेस पूरी तरह स्ट्रांग हो गया है, तो उसने प्रेसिडेंट अल बकर को फोर्स किया कि वो हेल्थ रीजंस का बहाना बनाकर रिजाइन कर दे। बकर के हटते ही सद्दाम ऑफिशियली इराक का प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन उसे डर था कि पार्टी के कुछ पुराने लीडर्स उसके इस तरीके से खुश नहीं हैं। प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही दिनों बाद उसने बगदाद के एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बाथ पार्टी के सभी टॉप लीडर्स को बुलाया। सद्दाम स्टेज पर बैठा और उसने वहां वीडियो कैमरा चलवा दिए। उसने ऐलान किया कि पार्टी के अंदर कुछ गद्दार हैं जो सीरिया के साथ मिलकर उसकी सरकार गिराना चाहते हैं। फिर उसने एक एक करके अपने ही करीबी दोस्तों और सहयोगियों के नाम पुकारने शुरू किए। जैसे जैसे नाम पुकारे जाते, गार्ड्स उन्हें हॉल से घसीटकर बाहर ले जाते। टोटल 22 टॉप लीडर्स को मौत की सजा सुनाई गई। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि सद्दाम ने इन 22 लोगों को मारने के लिए फायरिंग स्क्वाड बाहर से नहीं बुलाया, बल्कि हॉल में बैठे बचे हुए मिनिस्टर्स और पार्टी मेंबर्स के हाथ में बंदूकें दे दी। उसने सबको मजबूर किया कि वे अपने ही दोस्तों पर गोली चलाए। इस तरह सद्दाम ने सबके हाथों पर खून लगा दिया ताकि आगे कोई उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत न करे। यह वीडियो पूरे अरब वर्ल्ड में लीक करवाया गया ताकि सब में डर बैठ जाए। 1979 में ही पड़ोसी देश ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वहां के राजा को हटाकर अयातुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक रेवोल्यूशन ला दी। खुमैनी एक रेडिकल शिया लीडर थे और उन्होंने इराक के मेजॉरिटी शिया लोगों से अपील की कि वे सद्दाम की काफिर सरकार को उखाड़ फेंकें। सद्दाम को लगा कि यह उसकी गद्दी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सद्दाम ने सोचा कि रेवोल्यूशन की वजह से ईरान की आर्मी अब भी कमजोर है, इसलिए सितंबर 1980 में उसने अचानक ईरान पर हमला कर दिया। उसे लगा था कि वह कुछ ही हफ्तों में ईरान का ऑयल रिच एरिया कैप्चर कर लेगा, पर ईरान की जनता ने अपने देश को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी और एक बेहद भयानक और लंबी वॉर शुरू हो गई जो 8 साल तक चली। इस वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए। जब ईरान के हजारों लोग ह्यूमन वेव यानी इंसानी समंदर बनकर इराकी फौज पर हमला करते, तो घबराया हुआ सद्दाम अपने केमिकल वेपन्स, मस्टर्ड और नर्व गैस का इस्तेमाल करता। अमेरिका और अरब देशों ने इस वॉर में सद्दाम का ओपनली साथ दिया क्योंकि वे खुमैनी की इस्लामिक रेवोल्यूशन से डरते थे। यह एक ऐसी जंग थी जिसका कोई मकसद नहीं था, बस ईगो की लड़ाई थी। 1988 में आखिरकार यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर में आकर ईरान और इराक के बीच सीज फायर हुआ। इस 8 साल की जंग ने इराक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। देश की लगभग एक जनरेशन वॉर में मारी जा चुकी थी। इराक, जो कभी एक अमीर देश हुआ करता था, अब उस पर कुवैत और सऊदी अरब का बिलियन डॉलर्स का कर्जा था। रियलिटी में इराक हार चुका था और इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन सद्दाम ने इस सीज फायर को एक महान जीत की तरह पेश किया। उसने बगदाद में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे विक्ट्री आर्क, जिसमें सद्दाम के हाथों की कास्ट बनाकर तलवारें क्रॉस की गई थीं और नीचे ईरानी सोल्जर्स के हेलमेट पड़े थे। वह अरब दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि उसने अकेली जान पर अरब देशों को ईरान से बचाया है, पर उसके अलायंस वाले देश अब उससे घबराने लगे थे। गल्फ कंट्रीज को समझ आ गया था कि सद्दाम एक अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर बन चुका है, जिसके पास अभी भी एक बहुत बड़ी और डेंजरस आर्मी है। वॉर के बाद सद्दाम इकोनॉमी को ठीक करने के लिए डेस्परेटली पैसे चाहता था। उसने कुवैत से कहा कि जो पैसे उन्होंने वॉर के टाइम दिए थे, वो एज अ गिफ्ट मानकर कर्जा माफ कर दे, क्योंकि इराक ने कुवैत की तरफ से ही वॉर लड़ी थी। लेकिन कुवैत ने कर्जा माफ करने से मना कर दिया। ऊपर से कुवैत ने ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सस्ता हो गया और इराक को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान होने लगा। सद्दाम को लगने लगा कि कुवैत यह सब अमेरिका के इशारे पर कर रहा है ताकि इराक की इकॉनमी क्रश हो जाए।
उसने अपनी सेना कुवैत के बॉर्डर पर खड़ी कर दी। तभी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गलती हुई। अमेरिकन एम्बेसडर अप्रैल ग्लासपी ने सद्दाम से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका अरब देशों के आपसी मामलों में दखल नहीं देना चाहता। सद्दाम, जो हमेशा साजिशों में सोचता था, उसने इस स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि अमेरिका ने उसे कुवैत पर कब्जा करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अमेरिका इस मामले में बीच में नहीं आएगा। अपने अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर 2 अगस्त 1990 को सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत की छोटी सी आर्मी कुछ ही घंटों में हार गई और सद्दाम ने कुवैत को इराक का 19वां राज्य घोषित कर दिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री भूल थी। जैसे ही हमला हुआ, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। अमेरिका, जो कल तक सद्दाम को सपोर्ट करता था, अब उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि कुवैत और सऊदी अरब का ऑयल खतरे में था। यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। सद्दाम को लगता था कि वेस्टर्न देश कैजुअल्टीज से डरते हैं और वे एक फुल स्केल वॉर नहीं करेंगे। जनवरी 1991 में अमेरिका की लीडरशिप में 34 देशों की एक अलाइड फोर्स ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। अमेरिका की एडवांस्ड एयरफोर्स ने लगातार 42 दिनों तक इराक पर बम बरसाए। सद्दाम की वह अनस्टॉपेबल आर्मी, जिसको उसने इतने सालों में बनाया था, मिट्टी के खिलौने की तरह टूट गई। इराकी सेना को अपना सारा सामान छोड़कर बेइज्जती के साथ कुवैत से भागना पड़ा। कुवैत से भागने और गल्फ वॉर की बुरी हार के तुरंत बाद 1991 में ही इराक के शियाओं और कुर्दों ने सद्दाम के खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू कर दी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने पहले तो इराकी लोगों को भड़काया कि वे सद्दाम को हटा दें, लेकिन जब लोगों ने असलियत में बगावत की तो अमेरिका ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि अमेरिका को लगा कि अगर सद्दाम हट गया तो देश के टुकड़े हो जाएंगे और ईरान को फायदा होगा। सद्दाम ने इस धोखे का फायदा उठाया। उसने अपनी बची हुई एलीट रिपब्लिकन गार्ड और हेलीकॉप्टर्स का यूज करके इस बगावत को इतनी बेरहमी से कुचला कि हजारों लोगों को मास ग्रेव्स में जिंदा दफना दिया गया। इसके बाद यूएन सैंक्शंस की वजह से इराक दुनिया से पूरी तरह कट गया। देश में खाने और लाइफ सेविंग मेडिसिन की भारी कमी हो गई। जब आम जनता भूख से मर रही थी, तब सद्दाम और उसका खानदान नए और लग्जरियस महल बनवा रहे थे। उसकी पावर अब सिर्फ उसके परिवार के हाथ में थी। उसके बेटे उदय ने पूरे देश में आतंक मचा रखा था। 1995 में सद्दाम के सगे दामाद हुसैन कामिल ने बगावत की और CIA को सारे खुफिया राज बता दिए। सद्दाम ने उसे माफ करने का झूठा वादा करके वापस इराक बुलाया और आते ही उसे पूरे परिवार के सामने गोली मरवा दी। बुक के आखिरी चैप्टर में ऑथर सईद अबू रिश एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई रखते हैं। स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की वजह से सद्दाम को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। वो और उसका परिवार स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट के जरिए और अमीर हो गए, लेकिन आम इराकी पब्लिक घुट घुट कर जीती रही। बच्चे कुपोषण और बीमारियों से मरते रहे। ऑथर कंक्लूड करते हैं कि सद्दाम सिर्फ अकेला इस तबाही का जिम्मेदार नहीं है। वेस्टर्न पावर्स की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज, जिनमें उन्होंने पहले सद्दाम को हथियार देकर स्ट्रांग बनाया और बाद में जनता पर सैंक्शंस लगाकर उन्हें भूखा मारा, ने इराक की तबाही में बराबर का रोल निभाया है। सद्दाम की आदत थी डर और वायलेंस से राज करने की, जिसके चलते उसने अपने ही हाथों से एक बेहद पोटेंशियल और अमीर देश को पत्थरों और खंडहर में तब्दील कर दिया। एक ऐसी आम जनता जिसका अपना कोई कसूर नहीं था, उसके लिए आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही मजेदार कहानियों और नई बुक्स की अपडेट्स के लिए।